So, good afternoon, everybody. And here we are in the last part of amalgamation revision along with the question. मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी तक जितने भी रिवीजन भेजे हैं, आप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही कि नहीं? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, यस नो। डन? एवरीबडी who joined it? Yes. Okay. Great. Sir, White Limited and Blue Limited propose to sell their business to a new company being formed for that purpose. Okay. Summarize the balance sheet as on 31st March 2017 and profits for companies of past 3 years are as follows. ठीक है, White और Blue Limited, White और Blue Limited क्या कर रहे हैं? एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं। दोनों की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, क्रेडिटर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बैलेंस एट बैंक, ये सारी चीजें गिवन है। ये बैलेंस 1,60,000 गिवन है आपको, ये 16,000 था यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ सर नेट प्रॉफिट्स लास्ट 3 इयर्स के 15, 16, 17 के गिवन है। और ऐसा बोला गया है, यू आर गिवन द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या बोला गया है? इट इज एग्रीड दैट द प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड मशीनरी बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हो जाएगी। रिवैल्यू हो जाएगी मतलब देखो, वाइट लिमिटेड की 360 थी, ये 448 हो गई। 120 से 144 हो गई। 320 से 3057 हो गई और 180 से 179, 72,900 हो गई। ठीक है सर। वैल्यू ऑफ स्टॉक भी रिड्यूस बाई 10%, स्टॉक को 10% से कम कर देंगे सर। प्रोविजन ऑफ 12.5%, 12.5% टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर बेड डेट्स। ठीक है सर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज एनुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years। मुझे एक बात बताओ, गुडविल कैलकुलेट कैसे करोगे? बेस्ड ऑन एवरेज एनुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years। पास्ट 3 years के प्रॉफिट्स हैं क्या? हाँ। आफ्टर deducting a standard profit of 10% on the net trading assets before revaluation or adjustments on 31st March. Blue Limited has earned 17,000 on an average on its investment. इन्वेस्टमेंट में उन्होंने इतना अर्न किया था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मतलब स्टेप नंबर 6 की बात पूछी हुई है, स्वीट बैलेंस शीट। ठीक है तो ठीक है, मतलब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पीसी निकालने के लिए कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या मैं कौन सी मेथड फॉलो करूंगा? पेमेंट, इंट्रिंसिक और नेटो? पेमेंट, इंट्रिंसिक और नेटो, जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं गिवन है तो सर वी विल फॉलो नेटो मेथड एज यूजुअल। हाँ, इंट्रिंसिक कब? जब क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन रिमेन साइलेंट, इट इज एज्यूम पीसी इक्वल्स टू नेटो और एंटायर पीसी सेटिस्फाई होगा इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स से। ठीक है, अच्छा, नेट ट्रेडिंग एसेट चाहिए रहेंगे अपने को। सर क्यों चाहिए? क्योंकि भैया गुड्डू निकालना है अपने को। गुड्डू कैसे निकलेगा? 2 years परचेज ऑफ एवरेज एनुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन नेट ट्रेडिंग एसेट्स बिफोर रिवैल्यूएशन ऑन एडजस्टमेंट्स। तो याद रखना, नेट ट्रेडिंग एसेट इज नथिंग बट, नेट ट्रेडिंग एसेट इज नथिंग बट, वी हैव स्टडीड इन सीए फाउंडेशन। अगर मैं इसमें रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट लेता हूं, विदाउट नहीं लेता हूं, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस कर दूंगा नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट लिया तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? नेटो इज नथिंग बट नेटो ओनली, तो हमें नेटो ही निकालना है। अच्छा, नेटो निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए सर? सबसे पहले बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years बोला है, तो तीनों प्रॉफिट्स, तीनों साल के प्रॉफिट्स का टोटल कर लिया, उनका एवरेज कर दिया। इस एवरेज से कोई इंटरेस्ट इनकम है उसे लेस कर दी। सर इंटरेस्ट इनकम कैसे आएगी? 17,000 की एवरेज इनकम है जिसके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंने 17,000 लेस कर दिए यहां से, मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट।
इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस, इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के बाद अब मैं आ रहा हूं किस पे, अब मैं आ रहा हूं किस पे, नेट ट्रेडिंग एसेट को निकालने के लिए। नेट ट्रेडिंग एसेट मुझे बताओ विथ रिवैल्यूएशन निकालना है या विदाउट? क्वेश्चन में अपने को विदाउट दिया है, क्वेश्चन में विदाउट दिया है, तो हमने लिया शेयर कैपिटल, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और लेस कर दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये आ गया मेरा नेट ट्रेडिंग एसेट। स्टैंडर्ड, इस नेट ट्रेडिंग एसेट से मैं निकाल लूंगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, दैट इज 10% ऑफ द नेट ट्रेडिंग एसेट्स। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने नहीं करा, नहीं करके गए, तो आप पक्का गलत करके आओगे। कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, बस ये है कि गुडविल कैसे निकालनी है। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले आपने क्या किया सर, सबसे पहले आपने यहाँ पे पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड प्रॉफिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं, उसको निकालने के लिए आपको चाहिए नेट ट्रेडिंग एसेट। नेट ट्रेडिंग एसेट विदाउट रिवैल्यूएशन इंपैक्ट में कैसे आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने वही निकाला, व्हाइट और ब्लू का। इसका 10% कर दूंगा तो नेट ट्रेडिंग एसेट्स आ जाएंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। इस स्टैंडर्ड प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से अगर मैं लेस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया। इसको मैं 2 years परचेज से इंटू कर दूंगा तो कहना इसे मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी ना। ये दोनों कंपनीज की वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। इस गुडविल को मैं नेटो की कैलकुलेशन में यूज करूंगा। और नेटो में मैं क्या क्या लूंगा सर, अब यहां से क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, नेटो। नेटो में हम सारी चीजें वही लेंगे जो हमें गिवन है, एक्सेप्ट अगर कोई फेयर वैल्यू अलग से गिवन है। देखो हमने सारी चीजें वही ली, ये देखो 1684 गुडविल, और ये 1 लाख, फिर 448 जो एडजस्टमेंट में गिवन थी, फिर प्लांट एंड मशीनरी, ये इन्वेस्टमेंट यही थे, स्टॉक को कम कर दिया, डेटर दिया, डेटर का यहाँ पे प्रोविजन अलग से दे दिया, क्रेडिटर्स हैं ये, और बैंक, ये सब निकाल के मैंने इन दोनों, अच्छा ये दोनों कंपनीज बंद हो रही हैं, कहने से इन दोनों का टोटल ही मेरा नेट एसेट्स होगा। मेरा टोटल कितना आया, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, नहीं सर व्हाइट का ही आया, ब्लू का ही आया। अरे इन दोनों का टोटल चाहिए रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों कंपनियां बंद हो रही हैं। सर अब ये आ गया आपका नेटो, और जब भी नेटो होता है तो कहना इसे पीसी का मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, और मैं उतने से 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से निकाल दूंगा। पीसी कैसे गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, इतने शेयर्स इंटू 10, और 5 रुपए की कैश आएगी, क्यों, क्योंकि 0.5 रुपीज आ रहा है फ्रैक्शनल में। ठीक है, पीसी आ गया। सर पीसी आ गया, हाँ, पीसी कितना आया सर, उतना ही आया जितना नेटो था। क्या कोई गुड्डू आएगा, नहीं। क्या कोई कैपिटल रिजर्व आएगा, नहीं। और यहाँ पे याद रखना, बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल गिवन है, हमने बस कैलकुलेट किया था। आपने सर डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछी हुई थी, तो हमने डायरेक्टली देखो शेयर कैपिटल तो हमारी ये हो जाएगी कि दो कंपनी बंद होके नहीं आ रही है, तो कहना इसे इतने ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे, हमने लिख दिया। तो नॉन करंट लायबिलिटी कोई है ही नहीं, करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल्स थे, हमने उनको डायरेक्टली टोटल करके लिख दिया। कैसे लिखा सर, हमने यहाँ नेटो के टाइम पे उनका टोटल किया था। एम आई क्लियर चार्टर्स, यस नो? हाँ सर। सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी डायरेक्टली हमने लिख दी। ट्रेड रिसीवेबल के लिए हमने नोट बनाया, कैश के लिए नोट बनाया, पीपी के लिए नोट बनाया। पीपी के लिए क्यों बनाया, क्योंकि सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, प्लांट एंड मशीनरी भी थी, इन दोनों का टोटल किया रीवैल्यूड फिगर्स पे, ये आ गया। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आ जाएगी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गिवन थे बैलेंस शीट में। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टोटल दोनों के कर लिए और लेस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी था उसमें से 5 रुपए लेस कर दोगे आप, जो आपने शेयर होल्डर्स को दिया सामने वाली कंपनी के, आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। खत्म हो गया हमारा। इसके बाद मैंने आपको बोले थे ये क्वेश्चन जरूर है आपको देखने मॉड्यूल से, आई होप आपने देख लिए होंगे। और इसके साथ ही हमारा पूरा का पूरा परचेज मेथड खत्म हो गया। इस चैप्टर में अब हमें स्टार्ट करना है हैशटैग नंबर 9, दैट इज मर्जर। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कुछ टफ था क्या, अदर देन द गुडविल पार्ट, अदर देन द गुडविल पार्ट बेटा, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, याद आ गया पूरा, बहुत बढ़िया। चलो सर, मर्जर, मर्जर में याद है 5 कंडीशन थी। बिग कंपनी टेक्स ओवर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग
रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू ओनली। तो यहाँ पे नेटो कैसे निकलता था? नेटो इक्वल्स टू ऑल असेट्स एट बुक वैल्यू लेस ऑल लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू लेस रिजर्व्स एट बुक वैल्यू, जो कि हमारी शेयर कैपिटल या नेटो दोनों हम एक ही बात बोलते थे। मैंने आपको ऊपर शुरुआत में बताया भी था कि इंपैक्ट तो वही है, शेयर कैपिटल ही बोलेंगे इसको। पीसी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के माध्यम से ही सेटिस्फाई होगा, और जो डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड नेट होगा वो जनरल रिजर्व में जाएगा। जाता रिजर्व में, रिजर्व से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, आईसीआई करता है। एस 14 का बेयर एक्ट बोलता है रिजर्व से एडजस्ट करना है, लेकिन आईसीएआई उसे जनरल रिजर्व से एडजस्ट करता है। एम आई क्लियर? ठीक है सर। अब इसके क्वेश्चंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे अपन ने परचेज में सीखे थे। हाँ सर, तो परचेज के जैसे जैसे वैसे ही हमारे मर्जर के भी कुछ स्टेप है सर। मर्जर में सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द स्मॉल कंपनी। पीसी सेम जो हमने परचेज मेथड में देखा था वही है। ठीक है सर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर, जो भी ये ये कुछ और नहीं, ये वहां पे अपन याद है गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला स्टेप बनाते थे बेटा। वहां पे अपन क्या करते थे? वहां क्या करते थे सर? नेटो और पीसी को कंपेयर करते थे। यहाँ शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी और पीसी को कंपेयर करेंगे, जो भी आएगा वो रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। यस और नो? तो जनरल रिजर्व का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगा। तो जनरल रिजर्व ऑफ बिग कंपनी आ जाएगा, जनरल रिजर्व ऑफ स्मॉल कंपनी भी आ जाएगा। जनरल रिजर्व एज पर स्टेप नंबर 3 जो ये आया है, या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो आप कैपिटल रिजर्व बोल रहे हो ना गुडविल बोल रहे हो, यहाँ तो सीधा सीधा रिजर्व से एडजस्ट कर दोगे। तो प्रॉफिट पॉजिटिव आया तो इसको ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। लॉस आया तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से लेस कर देंगे। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? यस और नो? मान लो आपका शेयर कैपिटल है 110, इसी आप पे कर रहे हो 100, कहना इसे 10 का रिजर्व आएगा, ये कहा चला जाएगा, ऐड हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। बट ये 100 का है और ये 110 का, कहने से नेगेटिव 10 है। ये लॉस है ऑन मर्जर, तो आप कहां ट्रांसफर करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से सेट ऑफ मार दो। डन। कहने से इंपैक्ट अगेन रिजर्व्स एंड सरप्लस पे ही पड़ रहा है। इंपैक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस पे ही पड़ रहा है बेटा। आदित्य, अंजलि, आयुष, भरत, ईशा, गौरी, कोयल, कृष्णोत्तमा, मोहित। हाँ नेगेटिव रहा। देखो अपन ने क्या ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल, स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल भी रिजर्व्स एंड सरप्लस पे आता है बेटा। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व्स भी आते हैं, जनरल रिजर्व अगर पॉजिटिव है तो आप जनरल रिजर्व में ले ही जा रहे हो, वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, कहना इसे नेट इंपैक्ट बैलेंस शीट पे तो सेम ही दिखेगा। यस और नो? सर हमने बना लिया स्टेप नंबर 1 में क्या, शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी, स्टेप नंबर 2 में पीसी, स्टेप 3 में प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर, स्टेप 4 में स्टेटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, स्टेप 5 में हम आ गए पीओरएल का स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल इसमें भी बिग कंपनी का आ जाएगा, स्मॉल कंपनी में आ जाएगा। अगर नेगेटिव जनरल रिजर्व है ऑफ स्टेप 4 वो इधर आ जाएगा। नेगेटिव रिजर्व आया जो प्रॉफिट और लॉस वाला, ठीक है सर। कोई फिक्टिशियस एसेट है, कहने से वो भी पीओरएल ही बियर करेगा, पीओरएल ही बियर करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में लॉस है, और लॉस कौन बियर करेगा? स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल। सर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय स्मॉल कंपनी, अगर स्मॉल कंपनी ने पे किया है तो भी यही बियर करेगा। सर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, किसी का प्रॉफिट कम होगा, कहना इसे स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल पे ही इंपैक्ट जाएगा। सर कोई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, वो भी सर बाई स्मॉल कंपनी, वो भी यहीं जाएंगे, और जो बचेगा उसको हम रिजर्व इन सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे बस। स्टेप 6 में नोट्स टू द अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन जितने बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे याद रखना नोट्स टू द अकाउंट्स बनाते वक्त हमें ध्यान देना होता है क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से नोट्स बनते हैं। और यहाँ पे सारा खेल बुक वैल्यू का है, फेयर वैल्यू पे तो अपन जा ही नहीं रहे। जब जा ही नहीं रहे हैं तो क्या मुझे कोई कैलकुलेशन एरर आएगा? सिर्फ मुझे उनके वर्किंग्स दिखाने पड़ेंगे। तो मर्जर में नोट्स टू द अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज कंपेयर टू परचेज के क्वेश्चन में। ये मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था कि नहीं? हाँ या ना? सर इसके बाद लास्ट स्टेप है इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से अपन मतलब मर्जर की अकाउंटिंग करेंगे, और पहली एंट्री क्या पास कर देंगे, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल कंपनी। फिर असेट लायबिलिटी टेकन ओवर वाली जो एंट्री होगी, असेट्स एट बुक वैल्यू, लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू, और बाकी बिजनेस मर्जर के नाम से चला जाएगा, डिफरेंस जर्नलिज्म में चला जाएगा। डन।
सर उसके बाद ये एंट्री सेम है, लिक्विडेटर ऑफ स्मॉल कंपनी टू मोड ऑफ पेमेंट, क्योंकि पीसी का भी स्टेटमेंट सेम था। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल कंपनी इफ पेड बाय बिग कंपनी, तो पीओरएल टू बैंक। सर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, पीओरएल टू स्टॉक। वहां गुडविल टू स्टॉक था, याद है? फिर लास्ट में अपन नेट ऑफ की एंट्री करते थे। हेलो, है ना? पक्का? ऑल माई सीए फाइनलिस्ट, यू गॉट इट? और यहाँ पे कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा रिजर्व में, क्योंकि ये मर्जर का मेथड है। मर्जर में कुछ भी डिफरेंस आया वो कहाँ जाएगा? रिजर्व में। आईसीआई उसे रिजर्व में डायरेक्टली नहीं डालती, आईसीआई क्या करती है? जनरल रिजर्व के थ्रू ट्रांसफर करती है। सर कॉन्ट्रा आइटम, क्रेडिटर्स बीपी टू डेटर्स बीआर, सिंपल वही। मिसलेनियस एंट्री अगर कोई आई तो करेंगे स्टेप नंबर 8 में, बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, खत्म। तो 8 स्टेप से मर्जर के। स्टेप नंबर 1 शेयर कैपिटल स्मॉल कंपनी, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पीसी, स्टेप नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर, स्टेप 4 स्टेटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, स्टेप 5 स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल। इतने से याद आए? स्टेप 6 नोट्स टू द अकाउंट्स, स्टेप 7 अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी, स्टेप 8 बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। ये 8 स्टेप्स हैं अपने मर्जर, जबकि मर्जर ज्यादा आसान है। तो बच्चे गलती ज्यादा मर्जर में करते हैं। कई बच्चे पता फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करके आ जाते हैं, क्योंकि तो ये नहीं समझ में आता मर्जर के क्वेश्चन में फेयर वैल्यू गिवन ही है, नहीं है। और अगर गिवन है भी तो वो बोल भी रहा है कि अगर मर्जर का क्वेश्चन है, दिमाग क्यों लगाना है? सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि भैया वो मर्जर वाला केस है, समझे? सर बैलेंस शीट गिवन है, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 12, पी लिमिटेड वी लिमिटेड काफी पुराना क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स दिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग के नोट्स दिए, ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है, पीपीई का नोट दिया है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल 15,000 है और इधर 6,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है बी लिमिटेड का, जनरल रिजर्व है 9500 3200 का, प्रॉफिट एंड लॉस 2870 और 825। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिर्फ बी लिमिटेड के पास 1000 के डिवेंचर है 12%। सर पीपीई क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर। ठीक है सर। वो बोल रहा है ऑल द बिल रिसीवेबल हेल्ड बाय बी लिमिटेड वेयर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे बिल रिसीवेबल जो हैं वो किसके? पी लिमिटेड की एक्सेप्टेंस में, मतलब ये कॉमन हो जाएगा, कॉन्ट्रा आइटम, कॉन्ट्रा आइटम हो जाएगा। एक का लाइबिलिटी डेबिट करोगे, दूसरे का असेट क्रेडिट कर दोगे, खत्म आंसर। 1 अप्रैल को पी लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया वी लिमिटेड को इन एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब क्या मुझे कुछ चेक करना है क्या? उसने बोल ही दिया मर्जर है तो मतलब मर्जर है, बात खत्म। 8 स्टेप्स लगाने अपने को। It was agreed that in the discharge of consideration for the business of P Limited would allot 3 fully paid equity shares of 10 each at par for every 2 shares। आपको स्वैप रेशियो गिवन है, स्वैप रेशियो का इंटू कर दोगे आप शेयर्स ऑफ स्मॉल कंपनी से, इंटू इशू प्राइस कर दोगे तो कहना ही से आपका पीसी आ जाएगा। यस और नो? ये पीसी तो सेम था दोनों में। ऑल्सो एग्रीड 12% की जो डिवेंचर है वो उनको 13% में कन्वर्ट कर देंगे, सेम अमाउंट और सेम डिनोमिनेशन में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर बिल्स पेबल और ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। सर इसमें कॉमन डेट कितना है? 80 का कॉमन डेट है, क्योंकि इसने बोला था इसके बिल्स पेबल और इसके बिल्स रिसीवेबल बराबर है, तो इसके जो जितने भी थे 80 वो पूरे इसके कॉमन होंगे, तो कहना इसी ये सिर्फ 40 बचेगा। अरे यस और नो? ये समझ में आया कि नहीं? 80 कॉमन है ना। एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख वेयर बॉर्न बाय पी लिमिटेड, मतलब एक कंपनी ने बॉर्न किया है। हाँ बेटा, 80 कॉमन है, इसका जो बिल रिसीवेबल है वो पूरा का पूरा पी का है, पी के टोटल बिल पेबल कितने हैं? 120, वी का जो बिल रिसीवेबल है 80। बेटा कीर्ति क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो 80 और 120, इस 120 में से 80 तो वी के ही है, कॉन्ट्रा आइटम। अब क्योंकि ये इसको टेक ओवर मार रहा है, कहने से इसके बिल्स रिसीवेबल और इसके बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 40। आप लिख रहे हो चैट में 80 डिफरेंस, 120 माइनस 80, आई थिंक आपको लिखना चाहिए 40 डिफरेंस। और अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाओगे तो आप कुछ भी मन में हो, जीरो ही मिलेगा, समझे बेटा? तो ये माइनर मिस्टेक मत कर देना, अमाउंट मत गलत लिख देना वहां पे।
आगे बढ़ू, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एंड प्रिपेयर पी लिमिटेड बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर मर्जर। मर्जर के बाद की बैलेंस शीट बनानी है। स्टेप नंबर 1, शेयर कैपिटल ऑफ वी लिमिटेड। शेयर कैपिटल में स्टेप नंबर 1 में सिर्फ शेयर कैपिटल आएगी 6 लाख की, 6,000 की, सॉरी, रुपीज इन लैक्स। स्टेप नंबर 2, पीसी। पीसी में आप 3/2 इंटू 600 करोगे तो 900 शेयर्स आया, इंटू 10 रुपीज दैट इज फेस वैल्यू, तो 9,000 का पीसी आ गया बेटा, 9,000 का पीसी आ गया। अब मुझे बताओ, शेयर कैपिटल आपकी 6 है, 9,000 का पीसी है, कहने से लॉस ऑन मर्जर आया, ये कहा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल में। स्टेप 3 भी क्लियर। स्टेप 4, जनरल रिजर्व का स्टेटमेंट बनाते हैं। जनरल रिजर्व ऑफ पी लिमिटेड कितने, 95 प्लस 32, लेस कर देंगे अपन 3,000 का ये वाला लॉस, क्योंकि ये कहा जाएगा, ये पीओरएल में जाएगा, 9700 बचा। और पीओरएल ऑफ पी लिमिटेड, पीओरएल ऑफ वी लिमिटेड 825। मुझे बताओ, आप कुछ बचा है क्या नेगेटिव यहाँ पे? ये नेगेटिव आपने यहां से ट्रांसफर कर दिया, यहां से लेस कर दिया, यहाँ कुछ कम बचा है क्या, यहाँ कुछ बचा है क्या नेगेटिव? यहाँ 9700 तो पॉजिटिव है, क्या कुछ नेगेटिव होता तो इसको अपन कहाँ ले जाते, यहाँ पे, इसलिए अपन ने इसको जीरो कर दिया। स्टेप 4 के हिसाब से कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं बचा। ये समझ में आया कि नहीं? बच्चा यही गलती करता है एग्जाम में, मर्जर में। सिंपल सा है बेटा, ध्यान से देखना, वापस से बता रहा हूं। देखो क्या होता है, हमें जनरल रिजर्व का स्टेटमेंट बनाना है। हमारे पास लॉस है 3,000 का, वो कहां से एडजस्ट होगा, जनरल रिजर्व से। 95 प्लस 32 लेस 3,000, कहना इसे जो लॉस था आपस में बियर कर लिया। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, 9700 रिजर्व बचा। अब हम स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से लॉस कब सेट ऑफ करेंगे, जब यहां पे रिजर्व नेगेटिव बचता है। ये बात समझ रहे हो, क्या यहां पे नेगेटिव बचा क्या? तो कैनाई से ये पॉजिटिव है, तो यहां से कुछ भी लेस नहीं होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ, मतलब सर, जो लॉस हुआ उसको हमने रिजर्व से एडजस्ट किया। अब रिजर्व से एडजस्ट करने के बाद क्या रिजर्व नेगेटिव बचा है? आफ्टर ये एडजस्टमेंट हो तो गया, ये एडजस्टमेंट इसका हो गया। अब इसके बाद जो ये टोटल बचा, अगर ये नेगेटिव बचता तो इसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से एडजस्ट करते, बट ये तो पॉजिटिव है, तो हम इसे स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से क्यों एडजस्ट करेंगे, ये तो डायरेक्ट दिखा देंगे ना जनरल रिजर्व। समझ में आया आदित्य? वेरी गुड क्वेश्चन। सर, तो अब ये पॉजिटिव है तो ये तो जीरो। हाँ, ये दोनों के उठा लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया है, 1 का, उसको लेस कर दिया, कहना है ये मेरा पीओरएल बचा है। अब आ जाते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स में। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पी और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वी, वी की कितनी हो जाएगी, 9,000। कैसे सर, 6,000 थी बैलेंस शीट में, अरे पीसी की बात तो 9,000 हो गई ना। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाओ। जनरल रिजर्व स्टेप 4 से निकाल लिया था, स्टेप 5 से पीओरएल निकाल लिया था। सिक्योरिटी प्रीमियम डायरेक्टली गिवन है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व डायरेक्टली गिवन है 16,704। ट्रेड पेबल, दोनों के क्रेडिटर्स निकाल लिए, बिल्स पेबल भी उठा लिया और कॉन्ट्रा आइटम लेस कर दिया, है ना। हाँ, ये हैंड रिटन आपके पास भी है, तो आप वहां से भी पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पी के और वी के दोनों कंपनीज के ऐड करके यहाँ दिखा दो। यहाँ मर्जर में सब बुक वैल्यू का खेल है, इसलिए सारे डिस्क्लोजर देना। यहाँ परचेज की तरह अपन कम नहीं करेंगे, कोई भी सारे नोट्स बनाएंगे। पीपी, लैंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पी और वी की, फर्नीचर ऑफ पी और वी के, ये भी अपन ने दिखा दिए पूरे। ये पूरा का पूरा कहाँ गिवन था, नोट्स टू द अकाउंट्स में गिवन था, 6,000, 14,000, 5,000, 13, बस इनको फिगर पुट करके एक नोट बनाना है। इसके बाद इन्वेंट्री ऑफ पी और वी। अब यहाँ पे याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर ऑफ पी, डेटर ऑफ वी, बिल रिसीवेबल वी 80 और कॉन्ट्रा आइटम 80, दोनों जगह से लेस होगा। कीर्ति, आपको सॉल्यूशन मिल गया, पीडीएफ है आपके पास, हाँ या ना?
बाकी लोग तो कहना ही 3140 हो जाएगा फटाफट से। 3140 होने के बाद इसके बाद आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये दोनों गिवन और रियलाइजेशन एक्सपेंस लेस हो जाएगा। क्यों कि सर 1 से हमने एक्सपेंस को पे ऑफ किया था, बिग कंपनी ने एक्सपेंस पे ऑफ किया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस, बस वही। स्टेप नंबर 7, नई बुक्स में एंट्री। तो बिजनेस मर्जर डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी। बेटा वैसे कॉपी भी होनी चाहिए, आप तो पढ़े हो मेरे से, कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अब आपने लिखा ही नहीं है तो फिर दिक्कत है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर फिक्सर डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, डेटा डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेबिट। रिजर्व डेबिट साइड में आ रहा था 3000। यूजुअली परचेज वाले में क्या आता था, गुडविल, यहाँ रिजर्व आएगा। टू सिक्योर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्रेडिटर, बिजनेस मर्जर, 12% पीओरएल, जनरल रिजर्व और एफपीआर, सारे रिजर्व्स भी ले लेते हैं अपन बुक में। सर रिजर्व बिल भी एडजस्टेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, ये अपन ने ऊपर ही बता दिया था। लिक्विडेटर ऑफ बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी एक एंट्री हो जाएगी। हाँ कोई नहीं। पीओरएल टू कैश बैंक एक का अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस था। बिजनेस सॉरी बिल्स पेबल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 80 कॉन्ट्रा, और 12% डिवेंचर टू 13% डिवेंचर, खत्म। सर इसके बाद बैलेंस शीट बनानी थी। नोट नंबर 1 का जो टोटल था वो यहाँ रख दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट 2 का टोटल रख दिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग 13% डिवेंचर डायरेक्टली आ गए थे। ट्रेड पेबल का नोट 3 था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर 4 था। प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर आता हुआ क्वेश्चन भी प्रेजेंटेशन गलत किया तो मार्क्स कट सकते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान देना है। नॉन करेंट आइटम में पीपी का नोट नंबर 5 था, इन्वेंट्री का 6 था, ट्रेड रिसीवेबल का 7 था, ट्रेड रिसीवेबल का 7 के बाद सॉरी इन्वेंट्री का 6, ट्रेड रिसीवेबल का 7, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 8। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ मर्जर, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया था हमारी बैच में। याद आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो इसी के साथ हमारा अमलगमेशन का पूरा प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट हुआ। मर्जर भी हमारा पेंडिंग था, वो भी हमने खत्म कर दिया अराउंड 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में। यहां तक पूरा अमलगमेशन क्लियर है, डन बेटा। चलो कोई भी डाउट्स? डेप्रीशिएशन आएगा तो वो करेंगे ना, और अगर रिवैल्यूएशन होता तो यहाँ एडजस्टमेंट में गिवन होता। लेकिन पहली बात, अगर मर्जर का है तो मुझे बताओ रिवैल्यूएशन क्यों लाएंगे, फेयर वैल्यू पे कोई भी चीज क्यों लाएंगे, सिर्फ डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट देंगे बेटा। ये सारा का सारा क्लियर हो गया? ओके चलिए।